हेलो बच्चों, सभी को आपके अपने इस सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आज फिर से आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड से संबंधित जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड 10th का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं आज दूसरा सेशन लेके आया हूँ। और ये जो सेशन होगा, जो कि आप पिछले वीडियो में देख पाए थे कि हम लोग चैप्टर वाइज सेशन को कर रहे हैं। तो ये जो सेशन है जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत आपको अध्याय 1 जो कि जैव प्रक्रम के नाम से जाना जाता है, तो उसी चैप्टर का आज दूसरा सेशन है। तो आज मैं कुछ फिर से नए प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो जिस तरीके से आपने पिछले वीडियो को देखा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसी तरीके से इस वीडियो पे भी आप लोग अच्छा रिस्पांस कीजिएगा, क्योंकि ये जो भी मेहनत हो रही है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा वो चलिए हम देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ऑप्शन बी शरीर की वृद्धि, ऑप्शन सी टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सभी बच्चे जवाब दे सकते हैं जो भी वीडियो को देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा समय दे रहा हूं आप लोग को, तो आप बताएं। चलिए आंसर जानने से पहले हम इस क्वेश्चन में जो मुख्य पॉइंट है, आप लोग देख पा रहे होंगे उपापचयी क्रिया, ये होता क्या है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन के चीज़ों को न समझेंगे तब तक फिर उसका आंसर देना शायद उचित नहीं होगा। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर उसके बाद उत्तर दें। तो उत्तर देने से पहले मैं उपापचयी क्रिया के बारे में कुछ बातें आप लोगों के बीच बता रहा हूँ, इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। उपापचयी क्रिया ये है क्या? इंग्लिश में इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप ये कह सकते हैं कि उपापचयी क्रिया यानी कि ऐसी क्रिया जो कि शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का क्या हो, समूह हो, ये कहलाएगा आपका उपापचयी क्रिया, जो कि जीवन को बनाए रखने में, साथ ही साथ प्रजनन में और भी अन्य कामों में क्या करता हो, यह सहायता करता हो। इसी को हम उपापचयी क्रिया कहते हैं। अब बात कर लेते हैं उपापचयी क्रिया कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो उपापचयी प्रक्रिया आपको दो प्रकार से देखने को मिलेगी। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। और ये दो प्रकार कौन कौन हो सकते हैं? तो एक होगा आपका अपचय। क्या होगा? अपचय। दूसरा होगा आपका उपचय। क्या होगा? उपचय। अब इंग्लिश में अपचय को हम लोग कैटाबोलिज्म के नाम से जानते हैं और उपचय को हम लोग एनाबोलिज्म के नाम से जानते हैं। अगर कैटाबोलिज्म की बात कर ली जाए, यानी अपचय की बात कर ली जाए, तो ये इसका काम होता है जटिल पदार्थों को विघटन करना। कहने का मतलब जटिल पदार्थ को सरल में विघटित कर देना, यही इसका काम होता है। और ये प्रक्रिया हमको अपने शरीर में जब हम लोग श्वसन की क्रिया कर रहे होते हैं तब ये देखने को मिलती है। अगर बात कर ली जाए उपचय की, जिसको हम एनाबोलिज्म के नाम से भी जानते हैं, इसका काम होता है ऊर्जा का उपयोग करके, यानी हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा उपस्थित है उसका उपयोग करके सरल पदार्थों का जटिल अणुओं में क्या करना, निर्माण करना। ये होता है आपका उपचय। अब अगर बात कर लें ये कहाँ देखने को मिलता है, तो आप ये कह सकते हैं कि उपचय वगैरह आपको पेड़ पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। तो मैं इतनी सारी बातें आपको इस एक क्वेश्चन के माध्यम से बताया हूँ। अब चलते हैं इसके आंसर पे। तो ऑप्शन ए क्या था? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति। ऑप्शन बी शरीर की वृद्धि। ऑप्शन सी टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। और ऑप्शन डी इनमें से सभी। जैसा कि आप क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को समझ चुके होंगे तो आप आसानी से आप इसको जवाब दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इनमें निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, जैसा कि मैं बता पा रहा था।
और दूसरा ऑप्शन बी जैसा कि शरीर की वृद्धि, ये भी उसी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और ऑप्शन सी टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, यानी कि कभी कभार हमारे शरीर में जब कुछ क्षतिग्रस्त टिश्यू देखने को मिलते हैं तब उसका जब रिपेयरिंग वगैरह होता है, कह सकते हैं कि उसका मरम्मत जब होता है, तो ये सारी चीज़ आपको इसी उपापचयी क्रिया के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली होती है, मतलब मानव में डायलिसिस थैली होती है, तो ये कहाँ देखने को मिलती है? जैसा कि ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, या इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? समय आप लोगों के पास है, आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नेफ्रॉन, ऑप्शन ए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो नेफ्रॉन, ये किडनी यानी कि वृक्क के अंदर वाले का एक हिस्सा होता है, एक छोटी संरचना होती है, बहुत जटिल संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। आप इसको एक डायलिसिस थैली भी कह सकते हैं। और इसका कार्य होता है नेफ्रॉन का रक्त छानने का कार्य, यानी कि हमारे शरीर में जो रक्त किडनी के पास जाता है, तो किडनी के अंदर यही नेफ्रॉन होता है जो रक्त को क्या करता है? छान के और फिर पुनः स्वच्छ करके फिर वापस भेज देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। अब हम अगले प्रश्नों पे चलते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आप लोगों के समक्ष दिख रहा होगा, जो कि इस प्रकार है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग होता है। ये बहुत आसान प्रश्न है, आप जवाब दे सकते हैं। ए कान, बी नाक, सी फेफड़ा, डी गिल्स। तो क्या हो जाएगा बताइए? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी गिल्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन गिल्स, जो कि मछलियों का एक श्वसन अंग होता है, जो पानी में जो घुले हुए जो ऑक्सीजन की मात्रा उसको क्या करता है? वो ग्रहण करके और वह पानी के अंदर रहता है। तो ये गिल्स हो जाएगा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं हम। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, या ऑप्शन डी परिवहन। तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी विसरण। मतलब आप ये कह सकते हैं कि विसरण, जब पेड़ पौधे गैसों का निष्कासन करते हैं, कहने का मतलब गैसों का त्याग करते होंगे वो, तो इस क्रिया को कहते हैं विसरण। अब विसरण होता क्या है? तो आप यूं ऐसा समझ लो कि गैसों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवेश करना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और ये जो विसरण पेड़ पौधे करते हैं, विसरण की क्रिया, ये आप ये कह सकते हो कि जब श्वसन की क्रिया करते हैं पेड़ पौधे रात्रि के समय में, तो रंध्रों से क्या होता है? ये गैसों को क्या करते हैं? त्याग करते हैं, जिसमें आप लोग को पता होगा कि ये गैसों के रूप में जो त्याग करते हैं वो गैस होता है CO2। इसीलिए हम लोग को ये सलाह भी दी जाती है कि रात्रि के समय में पेड़ पौधे के आसपास न रहें। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे उस समय श्वसन की क्रिया कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि वो बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे होते हैं और अपने अंदर से CO2 का निष्कासन कर रहे होते हैं। और ये जो CO2 निष्कासन होता है, ये रंध्रों से होता है। किससे होता है? रंध्रों से होता है, जो कि पत्तियों के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। एक सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी को कहते हैं रंध्र। तो अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। पांचवा प्रश्न है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे।
5वां प्रश्न, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, बहुत आसान प्रश्न है, जवाब दे सकते हैं आप लोग। लाल, हरा, नीला, पीला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरा, जो कि सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा आप लोग। तो चलते हैं हम अब अगले प्रश्नों पे। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मतलब कवक जो अपना पोषण करता है तो वो किस विधि के माध्यम से करता होगा, ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी संभोजी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आप लोग कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मृतजीवी। मृतजीवी ही क्यों होगा? क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ कि कवक जो अपना पोषण करता है मृतजीवी, यानी कि मृतजीवी प्रक्रिया के माध्यम से आप ये पोषण कर लेता है। ये 3 तरह से कवक अपने पोषण को 3 प्रकार से करता है। एक तो मृतजीवी, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, दूसरा परजीवी होता है, और तीसरा होता है सहजीवी। ये तीनों बात आप लोग पढ़े होइएगा। तो मृतजीवी क्या होता है, इसमें ये कैसे पोषण करता है? तो ये क्या करता है कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है, यानी सड़े गले गले जगहों पे ये जो उसमें उपस्थित जो पोषक तत्व वगैरह होता है उसको क्या कर लेता है, आप शोषित करके ग्रहण कर लेता है, और इस हिसाब से आप ये पोषण करता है। और बात कर ले परजीवी, जो कि ये भी कवक के पोषण के प्रकार रही हैं। तो इसमें क्या होता है, ये क्या करता है कि ये जीवित पौधे या जानवरों से पोषक तत्व को प्राप्त कर लेता है। मतलब उन जीवित पौधे या जानवरों के शरीर, या शरीर के अंदर या शरीर के बाहर रख के। खासकर आप लोग अगर देखते होइएगा, जब गेहूं वगैरह का फसल जब बोया जाता है तो उस समय गेहूं में खासकर जो कुछ बीमारियां देखने को मिल जाती है, ये जो बीमारी होती है कवक की वजह से ही होती है। तो ये कवक इसके चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है। तीसरा जो पोषण का प्रकार होता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं, सहजीवी। इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, अन्य जीवों के साथ मिलकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाता है। मतलब कहने का मतलब कि अगर हम कुछ आपको दे रहे हैं तो आप भी हमें कुछ दे दो। और ये बहुत फेमस है, जिसमें कवक शैवाल का संबंध देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि कवक शैवाल को आवास प्रदान करता है, और कवक क्या करता है, शैवाल से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो इस हिसाब से क्या करते हैं, कवक पोषण प्राप्त करता है। और ऑप्शन के हिसाब से इसमें आंसर हो जाएगा मृतजीवी। तो मैं तीनों चीज़ इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि कवक में पोषण के प्रकार अलग अलग तरह से देखने को मिलते हैं। चलिए अब अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेजिन रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो बात कर लेते हैं रेजिन और गोंद की। तो पहले ये जान ले कि रेजिन गोंद कहाँ देखने को मिलेगा। आप लोग पेड़ पौधे के समीप जाते होइएगा, या पेड़ पौधे के आसपास रहे होइएगा, तो उसके ना तने वाले भाग से या उससे आपको ना एक चिपचिपा द्रव्य पदार्थ देखने को मिलता है, जेली जैसा, है ना। तो वही होता है रेजिन गोंद। और ये आपको देखने को मिलेगा पुराने जाइलम में। किसमें? पुराने जाइलम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुराने जाइलम में। अब जाइलम और फ्लोएम की अगर बात कर ली जाए, थोड़ी सी बात कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, तो ये दोनों होते हैं संवहन उत्तक। क्या होते हैं? संवहन उत्तक। आप लोग ये सब ना क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। ये होता है संवहन उत्तक। संवहन उत्तक जो होते हैं आपको 2 तरह से देखने को मिलेंगे, एक देखने को मिलेंगे जाइलम और एक देखने को मिलेंगे फ्लोएम। अब जाइलम क्या करता है कि जाइलम का कार्य होता है कि जब जड़ जमीन से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करे, तो इस सारे चीज़ों को पहुंचाने का काम, यानी पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम, जहाँ पे भोजन वगैरह बनता है। और फिर जब पत्तियों में भोजन बन के जब तैयार हो जाता है, तो फिर जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या करता है, बने हुए भोजन को
पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी एक जल अवशोषित करके खनिज लवण को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाता है, और एक का काम होता है भोजन जब बन के तैयार हो गया है तो उसको क्या करता है कि पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये मैं 2 पॉइंट इसलिए बता दिया हूँ कि इसमें फ्लोएम और जाइलम दोनों दिख रहे थे, इसलिए मैं इस चीज़ का चर्चा कर दिया हूँ। चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? मतलब जो शरीर में भोजन पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संचयन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी अपचयन। तो आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपचयन। अब अगले प्रश्नों पे चलते हैं हम लोग। रक्त क्या है? रक्त क्या है? ऑप्शन ए कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं है। ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। पहले रक्त की बात कर ली जाए तो रक्त आप क्लास 9th में पढ़े होइएगा टिश्यू चैप्टर यानी उत्तक चैप्टर, तो उसमें आपको ये देखने को मिला होगा कि रक्त के बारे में हम लोग पढ़े होंगे कि रक्त एक संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक है। अब संयोजी उत्तक कहने का मतलब कनेक्टिव टिश्यू, हम ये कभी कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। संयोजी उत्तक में भी कौन सा उत्तक? तो ये है तरल संयोजी उत्तक। क्या है? तरल संयोजी उत्तक, क्योंकि द्रव्य अवस्था में देखने को मिलता है, तो इसीलिए ये क्या है? तरल संयोजी उत्तक। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग चले तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि तरल संयोजी उत्तक या संयोजी उत्तक ये सब नहीं है लेकिन उत्तक है। तो क्वेश्चन का जो मांग था, क्या पूछना चाह रहा था ऑप्शन के हिसाब से कि भाई ये कोशिका है, पदार्थ है, इनमें से कुछ नहीं है, या उत्तक है, तो हम इसमें उत्तक ही बात करेंगे क्योंकि रक्त एक उत्तक के रूप में देखने को मिलता है। चलिए अब अगले प्रश्नों पे चलते हैं। क्वेश्चन 10, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाएगी? ऑप्शन ए जड़ में, बी पत्ती में, सी फूल में, या ऑप्शन डी फल में। चलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं आप लोगों को। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पत्ती। और ये होता कहाँ है रक्षी कोशिका, ये जानना ज़्यादा जरूरी है आपको। आप लोग रंध्र के बारे में जानते होइएगा, यानी कि जो रंध्र होता है, यानी पत्तियों में देखने को मिलता है आप लोगों को रंध्र। तो ये जो रंध्र होता है, रंध्र के आसपास का जो भाग होता है, यानी कि बाह्य भाग जो होता है, उसी के आसपास आपको ये रक्षी कोशिका देखने को मिलती है। आप लोग रक्षी कोशिका ये तो मतलब रंध्रों के आसपास देखने को मिलती है। कहने का मतलब बाह्य भाग, कहने का मतलब वो जो बाह्य भाग होता है रंध्रों के आसपास के बाह्य भाग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहने का मतलब वही बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा को ही हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वसन, या उत्सर्जन। तो मैं समय दे रहा हूं, आप लोगों को बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा इसका। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले प्रश्नों पे। आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न होगा, तो ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए।
रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। कहने का मतलब रक्त में जो आयरन की कमी से रोग होता है उसको क्या कहते हैं? इस रोग का नाम बताइए। ऑप्शन ए टीबी, बी मधुमेह, सी एनीमिया, डी या उच्च रक्तचाप। क्या हो जाएगा? चलिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी लोगों को पता होगा एनीमिया, बहुत बार सुने होइएगा। एनीमिया एक रोग है जो कि रक्त में आयरन की कमी से देखने को मिलता है। और ये एनीमिया होता कब है ये भी जानना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग जब बीमार पड़ते होइएगा तो जब डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते होइएगा तो आपको मतलब डॉक्टर ये सलाह दे देते हैं कि आप में आयरन की कमी है, इसलिए आयरन की गोली वगैरह सेवन करने के लिए क्या देते होंगे। और प्लस आयरन उपयुक्त जिस खाद्य पदार्थ में, जिस भोजन में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, है ना, तो वैसे भोजन खाने की भी सलाह दी जाती थी। ऐसा आप लोग के साथ भी हुआ होगा। अगर जब आप लोग बीमार पड़े होइएगा तो ये चीज़ डॉक्टर बताते हैं, और नहीं बताते हैं तो अब कभी बीमार पड़िएगा तो ज़रूर आप जाके डॉक्टर से मिलिएगा तो देखिएगा वो यही सारी बातों को बताते होंगे। अब ये जान ले कि अनीमिया होगा कैसे। तो ये तब होगा जब शरीर पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए पर्याप्त लाल रक्त कोशिका नहीं बनाएगा। जब ये कंडीशन होगा तब जाके क्या होगा, हमारे शरीर में एनीमिया के लक्षण देखने को मिलेंगे। अब एनीमिया होगा तो क्या क्या चीज़ शरीर में देखने को मिलेगा, मतलब तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम लोग एनीमिया से ग्रसित होंगे तो शरीर में लक्षण के रूप में आपको थकान देखने को मिलेंगे, कमजोरी देखने को मिलेंगे, तेज सांस वगैरह भी फूलना शुरू हो जाता है। तो ये सारे लक्षण आपको एनीमिया रोग में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके उपचार के लिए मैं पहले ही बता दिया हूँ कि डॉक्टर से आप लोग सलाह लेते हैं, और सलाह लेने के बाद जो डॉक्टर मेडिसिन देने को कहते हैं वो, और साथ ही साथ खाद्य पदार्थ जो भी हो भोजन के रूप में हम लोग लेते हैं तो उसमें भी सुधार की आवश्यकता होती है, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आयरन उपयुक्त जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसका सेवन करें। तो बच्चों, ये था आज का सेशन, जो कि मैं पिछले सेशन की तरह इसमें भी 12 क्वेश्चन के साथ आया हूँ। और ये मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले सेशन में भी आप लोगों को लास्ट में बताया था कि आप लोग जब भी बैठे तो पेन और नोटबुक ज़रूर लेके बैठे, क्योंकि मैं जो अलग पॉइंट सब जो बता रहा हूँ या बोल रहा हूँ, ये पॉइंट ज़्यादा आप लोग के लिए अहम हो जाता है। तो इस बातों को ज़रूर ध्यान दें। अगर ये बात आप निरंतर रूप से अगर जारी रखते हैं, ध्यान देते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, तो इसका लाभ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अब बात रही चैनल से कुछ संबंधित बातें। ये मुझे अच्छा लगा कि मैं पहला वीडियो ही डाला और आप लोगों ने इस पर बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिखाया। मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं सोचा कि मैं ये सेशन थोड़ा लेट लाने वाला था, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से मैं सेशन को बहुत जल्दी लेके आया हूँ। ज़्यादा समय नहीं लाया, मतलब दे पाया हूँ कि भाई नहीं चलो सेशन को लेट लेके आते हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं किया हूँ। तो आप अगर इसी तरीके से हमेशा वीडियो को देखते रहेंगे, इससे कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, तो मैं हमेशा निरंतर ये वीडियो ऐसे ही लेते आऊँगा। और ये तय है कि मैं इस वर्ष जो ये प्रैक्टिस सेट का जो सेशन चला रहा हूँ, ये मैं फाइनल एग्ज़ाम होने से पूर्व तक मैं ये चलाऊँगा, है ना। ये साइंस विषय का, ये चाहे ये जीव विज्ञान अभी चल रहा हो या आने वाले समय में मैं केमिस्ट्री हो या आपको फिजिक्स, ये सारे विषयों का भी प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।